हेलो गाइस, क्लास 12th डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये 11th वीडियो है और आज के वीडियो में हम सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक टॉपिक में, जहाँ पे हमने ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था। इसके अलावा ऑक्सो एनाइंस के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, तो ऑक्सो एनाइंस क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो मेटल होगा, ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन होगा। नंबर ऑफ मेटल और नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से। और एनाइन का मतलब है इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अगर ऐसे ऑक्सोकैटाइन भी हो सकते हैं, ऑक्सोकैटाइन का मतलब मेटल और ऑक्सीजन होंगे और इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसे आयंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोकैटाइंस। ऑक्सो एनाइंस, ऑक्सोकैटाइन, सिंपल ये कैटाइन और एनाइन की तरह, सिर्फ नाम थोड़ा सा अलग बोल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं इस पैराग्राफ की। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नई चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रिपीट ही होंगी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर अभी तक पढ़ा है तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार रिवाइज होगा। तो देखते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड या ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म्स MO। MO का मतलब है मेटल और ऑक्सीजन, है ना। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड जो होते हैं MO टाइप के मेटल ऑक्साइड सभी एलिमेंट्स बनाते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि हमें पता है स्कैंडियम जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। स्कैंडियम की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगी स्कैंडियम की, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड बनेगा स्कैंडियम का वो कैसा बनेगा, SC2O3 ऑक्साइड बनेगा। SCO इस टाइप का ऑक्साइड स्कैंडियम नहीं बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार चाहें तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी यहाँ पे देखो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की +3 ही होती है, रिमेनिंग जितने भी हैं उन सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसीलिए सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो सभी MO टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं, स्कैंडियम MO टाइप का ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। क्लियर। विच आर आयनिक, और जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आयोनिक नेचर होता है, आयनिक मेटल ऑक्साइड बनते हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर एंड अटेन्ड इन SC2O3 to Mn2O7। तो ये हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि SC2O3 से Mn2O7 यहाँ तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से लेके +7 तक इंक्रीज होती है। उसके बाद आयरन जो होता है, आयरन में सिर्फ +3 वाला मतलब Fe2O3 ये वाला कंपाउंड मिलता है, जिसमें आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड आयरन में नहीं मिलता है। क्लियर है। चलिए, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एबव Fe2O3 आर नोन। ठीक है, Fe2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो Mn के बाद में जो ग्रुप नंबर के बराबर हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं वो आयरन और आयरन के बाद में ये पॉसिबल नहीं होती है। बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सोकैटाइंस स्टेबलाइजेस वेनेडियम 5 एज ए VO2। यहाँ पे वेनेडियम जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, BO2 में, BO2+। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। VO+2 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आ जाएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, एक्स वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं, जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लेते हैं। 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो -2 किया और इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो इस तरह से हम +2 चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज जो है +2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू +4 आ जाती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं VO+2 जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
4 होती है। और टाइटेनियम जो होता है TiO2 के फॉर्म में टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ऑक्सो कैटायन फॉर्म करता है। ठीक, तो ये तो जर्नल सी बातें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को रीड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिला देता हूं, जिससे आपको ये पैराग्राफ इजीली समझ में आएगा, कुछ चीज़ें आप कोरिलेट भी कर पाएंगे। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आपने फायंस रूल पढ़ा होगा। फायंस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं होता और कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवलेंट नहीं होता। सभी आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर होता है और सभी कोवलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, आयनिक नेचर। तो प्योरली आयनिक तो होंगे नहीं, यहाँ पे भी कुछ कोवलेंट कैरेक्टर इनमें इंट्रोड्यूस होता है। अब आपको पता है फायंस रूल के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे आप किसी के ऊपर चार्ज इंक्रीज करते हैं, मतलब कैटायन की अगर हम बात करें स्पेशली, तो कैटायन का चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो उसमें पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होती है, और पोलराइजेशन जितना इंक्रीज होता है तो वहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, हम तो ऐसा बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। तो कैटायन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, अब कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ने का मतलब हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और आयनिक कैरेक्टर जो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसके साथ में एक और रिलेशन है, इसको दूसरे तरह से आप समझिए। देखो, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। क्यों होता है बेसिक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस फॉर्म करते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, आयनिक ऑक्साइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। और दूसरे टाइप के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं, कोवलेंट ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल बताएं तो जैसे SO3 है ना, SO2 SO3। अब इसको अगर वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये H2SO4 बनाता है, एसिड बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड से नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऐसे याद रखिए, ये मैं सिर्फ कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं, कोवलेंट। अब आयनिक से जैसे जैसे कोवलेंट नेचर में जाएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, आयनिक कंपाउंड से कोवलेंट कंपाउंड में जाएगा तो क्या होगा, इनका ये बेसिक से क्या होंगे, बेसिक से इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब बेसिक से एसिडिक एकदम से तो चेंज होगा नहीं, इन बीच में क्या आएगा, एम्फोटेरिक नेचर आएगा। एम्फोटेरिक का मतलब ऐसे भी ऑक्साइड्स होंगे जिनका नेचर बेसिक और एसिडिक दोनों ही होंगे। तो एक छोटी सी चीज़ है, इनको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ये कोरिलेट करने में आपको हेल्प करेंगी। देखो यहाँ पे समझिए, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, मैंने जैसा बताया ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इन द केस ऑफ Mn, अब Mn के हम डिफरेंट ऑक्साइड्स की बात करें, क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कई सारी होती है। देखो Mn जो है वो कई ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है। ऑक्साइड्स की बात करें +2 से लेके +7 तक के ऑक्साइड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो Mn की फर्स्ट Mn2O7, Mn2O7 जो है Mn2O7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी है, +7। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं, मैंने अभी जैसा बताया, या तो x से कर दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे -2 आ जाएगा और 7 इधर जाएगा तो +7 आएगा। तो Mn की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक। इज ए कोवलेंट ग्रीन। अब जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा नेचर का होगा, इसमें कैसा नेचर ज़्यादा होगा, कोवलेंट नेचर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट।
कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो CrO3 में अगर हम बात करें तो क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। V2O5 में अगर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम की +5 है, ये भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसीलिए क्रोमियम ऑक्साइड और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो हैं वो भी, उनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इनमें भी कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। इनमें एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया ही था कि जैसे जैसे आयनिक ये कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। आई थिंक समझ में आ गया, सारी की सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर चुके होंगे कैसे मैंने बताया है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए जो पहले भी मैंने अभी बताई है, जैसे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एसिड। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे एक नॉन मेटल ऑक्साइड है SO3, उसकी रिएक्शन जब हमने वाटर से करवाई तो वो क्या बनाएगा, H2SO4। इसी तरह से जो कोवलेंट कैरेक्टर वाले ऑक्साइड हैं, कोवलेंट कैरेक्टर वाले ऑक्साइड्स जो हैं वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम Mn2O7 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, HMnO4। जैसे हमने क्या किया, Mn2O7 को वाटर में डिजोल्व किया तो ये बनाएंगे HMnO4। इसके अलावा CrO3 को अगर हमने डिजोल्व किया, क्रोमियम CrO3, अब क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, इसीलिए यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है कि इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, H2CrO4, या फिर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो या ये बनाएगा CrO + H2O गिव्स H2Cr2O7। इस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, ये जो हैं वो एसिड्स फॉर्म करेंगे। ये ऑक्साइड्स जो कोवलेंट नेचर के हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या फॉर्म करेंगे, एसिड्स फॉर्म करेंगे। ठीक। V2O5 इज हाउएवर एम्फोटेरिक। V2O5 जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक जो होते हैं ना वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके एसिड वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, है ना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि V2O5 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से ही रिएक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन का मतलब क्या है, जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन करने से क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, अगर किसी का नेचर एसिडिक है उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो B2O5 की रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, या फिर B2O5 की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 से या कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसका मतलब क्या है, V2O5 जो है वो एज ए बेस भी एक्ट करता है और एज ए एसिड भी एक्ट करता है। V2O5 का नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, मेनली एसिड, एंड इट गिव्स VO4+3 एज वेल एज VO2+ सॉल्ट। ठीक है, मतलब इसमें जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों ही तरह रिएक्शन करता है, एज ए एसिड भी एक्ट करेगा और एज ए बेस भी एक्ट करेगा, और सॉल्ट्स में उनके आयंस जो हैं वो इस तरह से मिलते हैं। ठीक। इन वेनेडियम देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 एंड एम्फोटेरिक V2O5। समझना है इसको कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे एसिडिक नेचर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। V2O3 जो है वो कैसा है, बेसिक है। ठीक है, V2O3 बेसिक क्यों है, क्योंकि V2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट वाला मैं बात करूं V2O4, V2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +4 है, और तीसरा जो कंपाउंड है वो है V2O5। V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ये बेसिक नेचर का है, V2O3 बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। V2O5 इज लेस बेसिक, है ना, बेसिसिटी कम हुई है, लेस बेसिक है, एम्फोटेरिक नहीं है। और ये V2O5 कैसा है, एम्फोटेरिक। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, यानी कि चार्ज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। सिंपल सा ये फंडा है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक,
चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। आगे सिमिलरली V2O5 रिएक्ट विद एल्कलीज एज वेल एज एसिड्स, मैंने बता ही दिया ये इस तरह से VO4-3 एंड B4 प्लस रिस्पेक्टिवली इस तरह से एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये कैटायन और एनायन फॉर्म करता है। एज वेल एज कैरेक्टराइज CRO इज बेसिक्स, क्रोमियम ऑक्साइड CRO के फॉर्म में क्या होगा, बेसिक होगा, बट CR2O3 इज एम्फोटेरिक। यहाँ पे CRO यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +2 है, और CR2O3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये CRO तो बेसिक है, लेकिन ये कैसा हो गया, CR2O3 एम्फोटेरिक। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का और इसमें कोरिलेशन आपको समझ में आ गया, एसिडिक नेचर और ऑक्सीडेशन नंबर में रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये तो बात हुई बेसिक सा इस कॉन्सेप्ट की। अब आज के लिए ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इसमें कवर करूंगा तो नेक्स्ट क्लास में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट जो है कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में डिस्कस करेंगे।